हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपने इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7th से हमारा चैप्टर 8 है ए सर्ट इन द मार्केट। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में हम एक सर्ट जो हम एक मार्केट से एक शर्ट परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, तो वो शर्ट कैसे बनती है, उसको बनने में कौन कौन सी प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप अप्लाई होते हैं, तो उसके बारे में हम अपने इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। तो उसी में हमारे पास नेक्स्ट आता है पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। तो इसमें हमने देखा, यहाँ तक हमने देख लिया कि सबसे पहले कॉटन को हमने प्रोड्यूस किया है, कॉटन बनाया, उसके बाद कॉटन को गिनिंग मिल और स्पिनिंग मिल से होते हुए मार्केट तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है और कैसे कौन कौन से उसमें वीवर्स और ट्रेडर्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं और साथ में मर्चेंट भी होते हैं। तो इन सब के पार्टिसिपेशन से, इन सब की हेल्प से जो एक कॉटन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पहले थ्रेड में, फिर उसके बाद क्लॉथ में, फिर उसके बाद शर्ट में कन्वर्ट होके और फिर उसके बाद मार्केट में जाती है और मार्केट से हम एक शर्ट को खरीद लेते हैं। अभी हमारे पास इसी में एक मेन टॉपिक आता है पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। तो जो पुटिंग आउट सिस्टम है वो क्या था? The merchant distribution work among the weaver based on the order he has received for cloth। तो मतलब जो इसमें मैं आपको मेन डायरेक्ट बता देती हूँ, इतना डीपली आपको मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ पुटिंग आउट सिस्टम होता क्या है। तो पुटिंग आउट सिस्टम में क्या होता कि जो वीवर्स होते हैं, वीवर्स का काम क्या होता है? कपड़े बनाना, कपड़े बुनना, ठीक है। बुनकर जो होते हैं, बुनाई करने का जो काम होता है, धागे से कपड़े बनाने का, थ्रेड से कपड़े बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है? वीवर्स का होता है, ठीक है। जो ट्रेडर्स होती है, मर्चेंट होती है, वो क्या करते हैं? वीवर्स को क्या ला के देते हैं? यार्न या जो थ्रेड होता है वो ला के देते हैं और फिर जो वीवर्स है वो उस थ्रेड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कपड़े में, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि आप जैसे आप अगर कोई बहुत ही पुराना कपड़ा देखते हो तो उसमें से अलग अलग धागे आपको दिखाई देंगे। मतलब उसका क्या होता है कि वो शर्ट, वो कपड़ा किसका बना हुआ है? पहले धागे से, मतलब एक एक धागे को अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलाकर और तब वो कपड़ा बनाया गया है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है पुटिंग आउट सिस्टम में। जो मर्चेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये वीवर्स दे रखे हैं, इनका काम होता है कपड़े बनाना, बुनाई करना, ओके। तो मर्चेंट क्या होते हैं कि इन वीवर्स को थ्रेड ला के देते हैं, जो यार्न होती है वो ला के देते हैं, ताकि उन धागों को वो एक साथ बना के, उनको एक साथ रख के, उनको एक साथ मिलाकर उनसे क्या बना दे? कपड़े बना दे, ओके। तो ये जो वीवर्स है वो क्या बना देंगे? उनसे कपड़े बना देंगे। फिर उसके बाद जो वीवर्स के बाद जो कपड़ा बनेगा, या जो ट्रेडर्स है जिन्होंने इनको यार्न दिया था, थ्रेड दिया था, वो इनके पास आएंगे और इनसे इन्होंने जो भी कपड़ा बनाया है, जो भी क्लॉथ इन्होंने प्रिपेयर किया है, उसको खरीद लेंगे, ओके। तो ऐसे करके ये कौन सा सिस्टम हो गया हमारा? पुटिंग आउट सिस्टम। मतलब पहले ट्रेडर्स क्या करेंगे कि वीवर्स को थ्रेड ला के देंगे, यार्न ला के देंगे, ताकि वो उससे कपड़े बना सकें। फिर वीवर्स कपड़े बनाएंगे उनसे, और वीवर्स के बाद जब वो कपड़े बन जाएंगे तो वापस से वो किसको बेच देंगे? उनको ट्रेडर्स को बेच देंगे, जो मर्चेंट जिन्होंने उनको थ्रेड ला कर दिया था उन्हीं को वापस से सेल कर देंगे, ओके। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो क्या कहलाता है? पुटिंग आउट सिस्टम कहलाता है। मतलब जो वीवर्स होते हैं वो पहले कपड़े को घर पर बनाते हैं, ओके, फिर ट्रेडर को बेचते हैं, ट्रेडर फिर उनको मार्केट में बेचता है, वो शर्ट बन के आती है और फिर उस शर्ट को ये वीवर्स दोबारा से खरीदते हैं। मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है, ओके। तो पुटिंग आउट सिस्टम, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पहले जो ट्रेडर्स होंगे, जो व्यापारी होंगे, वो धागा लाकर देंगे वीवर्स को, जो बुनकर होते हैं, जिनका काम होता है कपड़ा बनाना, ओके। फिर वो बुनकर जो वीवर्स है वो कपड़े बनाएंगे, उस धागे को मिला मिलाकर, मशीनों से मिला मिलाकर उसको कपड़ा बनाएंगे। जैसे ही उनके पास कपड़ा बन जाएगा तो वीवर्स उसको किसको बेच देंगे, किसको सेल कर देंगे? उन्हीं ट्रेडर्स को, उन्हीं व्यापारियों को सेल कर देंगे। फिर वो व्यापारी उस कपड़े को आगे फैक्ट्री में, मार्केट में सेल कर देंगे। फिर मार्केट में लोग उसको खरीद लेंगे, शर्ट बना लेंगे, या फिर जो सिली सिलाई शर्ट होती है वो भी खरीद सकते हैं, ओके। तो ये सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? पुटिंग आउट सिस्टम होता है।
इसके कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है पुटिंग आउट सिस्टम के। एडवांटेजेस क्या क्या है कि वीवर्स को इसमें हेल्प मिलती है कि उनको यार्न के लिए, धागे के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता। मिल्स जो होती है, स्पिनिंग मिल जो होती है या जो गिनिंग मिल होती है, वहाँ पर नहीं जाना पड़ता, बल्कि घर पर ही इनको आराम से जो भी इनको मटेरियल चाहिए होता है कपड़े बनाने का, वो घर पर ही मिल जाता है। ओके, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, इनको एक यहाँ पर लॉस भी है। लॉस क्या है कि जो ट्रेडर इनको यार्न लाकर देते हैं, जो ट्रेडर इनको थ्रेड, धागे लाकर देते हैं कपड़े बनाने के लिए, और जब ये उससे कपड़े बना लेते हैं तो जो कपड़ा वो खरीदते हैं, ठीक है, जो बना बनाया कपड़ा है, जब ये ट्रेडर इस कपड़े को खरीदते हैं तो इसका रेट जो होता है वो बिल्कुल लो होता है। ओके, तो इसकी वजह से जो वीवर्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, बल्कि ट्रेडर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि वो उस कपड़े को काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पर मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन जब वो परचेज करने की बात आती है वीवर्स से, तो उनको वो बहुत बहुत कम रुपए देते हैं। ओके, तो ऐसे करके पुटिंग आउट सिस्टम के कुछ बेनिफिट भी है और कुछ लॉस भी है। बेनिफिट तो ये है कि वीवर्स को इधर उधर नहीं जाना पड़ता रॉ मटेरियल के पास लिए, ट्रेडर्स खुद इनके घर पर रॉ मटेरियल पहुंचा देते हैं, देकर जाते हैं कपड़े बनाने के लिए। लेकिन लॉस ये है कि वीवर्स जो कपड़ा इनसे खरीदते हैं वो कपड़ा बहुत ही लो रेट पर खरीदते हैं और उसको आगे जाके मार्केट में बहुत हाई रेट पर बेच देते हैं, जिसकी वजह से ट्रेडर को तो प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन वीवर्स को कोई भी प्रॉफिट या ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। ओके, तो ये सिस्टम कौन सा है? पुटिंग आउट सिस्टम है। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है नेक्स्ट, द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो एक जो केस स्टडी हमें यहाँ पर दे रखी है एक फैक्ट्री की जो दिल्ली में है, और गारमेंट एक्सपोर्ट मतलब जो सिले सिलाई कपड़े होते हैं उनको एक्सपोर्ट करना, उनको दूसरी कंट्री में भेजना। एक्सपोर्ट का मतलब हमने पहले पढ़ा था, एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने देश से सामान को किसी दूसरे सामान में भेजना, क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया से सामान जा रहा है दूसरी कंट्री में, और वो भी गारमेंट्स। गारमेंट्स मतलब होते हैं जो सिले सिलाई कपड़े होते हैं वो। तो जो सिले सिलाई कपड़े हैं वो इंडिया से और दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो उसके लिए कैसे क्या क्या स्टेप यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, तो उसके बारे में बताया है, ये केस स्टडी हमें दी है। The Erode merchant supply the cotton cloth produced by the weaver to a garment exporting factory near Delhi। तो जो इरोड मर्चेंट थे, जो तमिलनाडु में एक मार्केट थी इरोड, तो उसके जो मर्चेंट थे वो क्या करते हैं कि कॉटन क्लॉथ को, जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनको सप्लाई करते हैं बाहर दूसरी कंट्री में भेजने के लिए। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज़ द क्लोथ टू मेक शर्ट, और जो वहाँ की फैक्ट्री है वो क्या बनाती है? शर्ट बनाती है। द शर्ट विल बी एक्सपोर्ट टू फॉरेन बायर, और जो ये शर्ट होती है इनको कौन खरीदते हैं? जो विदेशी लोग होते हैं वो इन शर्ट को खरीदते हैं। अमंग द फॉरेन बायर आर बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूएस और यूरोप वो रन ए चेन ऑफ स्टोर, और मोस्टली इसमें कौन सी कंट्री के लोग होते हैं? यूएस के और यूरोप के बिजनेस पर्सन होते हैं, जिनका काम होता है प्रॉफिट कमाना। बिजनेस में तो सबसे मेन बात क्या होती है? प्रॉफिट होती है। तो यूएस और यूरोप के कुछ बिजनेस पर्सन होते हैं जो इन शर्ट को बाय करते हैं, खरीदते हैं और अपनी कंट्री में ले जाकर ज़्यादा रुपए पर बेच देते हैं। These large store do business strictly on their own terms, और जो ये बिजनेस होते हैं इनके खुद के अपने रूल्स होते हैं। दे डिमांड द लोवेस्ट प्राइस फ्रॉम द सप्लायर, क्या करते हैं ये कि काफ़ी कम रेट पर सप्लायर से सामान खरीदते हैं। इन एडिशन दे सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी, और साथ में क्यों एक तो उनकी डिमांड ये होती है कि बहुत कम रुपए होने चाहिए, ऊपर से वो ये भी बोलते हैं कि जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब सामान बहुत अच्छा होना चाहिए और टाइम से देना है। ओके, तो मतलब कंडीशन भी है, और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि इनकी लोएस्ट प्राइस, मतलब रुपए जो होंगे इनका प्राइस जो होगा वो बहुत कम होगा। एनी डिफेक्ट और डिले इन डिलीवरी इज़ डेल्ट विद स्ट्रिक्टली, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, अगर आपने डिले किया या आपने कोई ख़राब सामान दिया, तो हम आपकी जो डील हुई है उसको ख़त्म कर देंगे। सो द एक्सपोर्टर ट्राई हिज बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय दीज पावरफुल बायर्स,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बायर होते हैं, काफ़ी रुपए इनके पास होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सामान ये एक साथ खरीदते हैं। तो इसकी वजह से जो एक्सपोर्टर है वो ये सोचते हैं कि कैसे भी करके इनकी डिमांड को पूरा किया जाए। ओके, एक तो इनको अच्छा सामान दिया जाए, टाइम से दिया जाए, और उसके ऊपर इनको कम रुपए में भी दिया जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा सामान एक साथ खरीदते हैं, इसकी वजह से लोग इनको सामान बेचते हैं। फेस्ड विद such pressure from the buyer, the garment exporting factory in turn try to cut cost। और इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि उनको कम रुपए में चाहिए सामान, तो इसलिए जो इंडिया के एक्सपोर्टर होते हैं, जो एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज होती है, वो क्या करती है कि अपनी कॉस्ट को वो हमेशा कम ही रखती है। और कॉस्ट कम कैसे रखेगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रखे और कम से कम वेजेज उनको दे, तब तो ये पॉसिबल है। तो यही जो इंडिया की फैक्ट्री है वो करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाती है काम पर और कम उनको वेजेस देती है, जिसकी वजह से कॉस्ट कम आती है। दिस वे दे कैन maximize their own profit and also supply the garment to the foreign buyer at a cheap price। और इसकी वजह से, क्योंकि उनको ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती, ज़्यादा रुपए पे नहीं करने पड़ते, इसके लिए जो इंडिया की फैक्ट्रीज़ के ओनर्स होते हैं उनको भी प्रॉफिट हो जाता है, और जो फॉरेन बायर्स होते हैं उनको भी प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एक इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री के बारे में बता रखा है। द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री हैज़ 70 वर्कर्स, कि उसमें टोटल कितने वर्कर्स काम करते हैं, 70। मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, और मोस्टली उनमें से क्या है, वुमेन है। मोस्ट ऑफ दीज वर्कर आर एम्प्लॉयड ऑन ए टेम्परेरी बेसिक, और वो किस बेस पर काम करते हैं, टेम्परेरी, मतलब उनकी जो जॉब है वो परमानेंट नहीं है, वो जो काम कर रहे हैं वो परमानेंट नहीं है, कभी भी वो काम से निकाले जा सकते हैं। दिस मीन दैट वेन एवर द एम्प्लॉय फील दैट ए वर्कर इज नॉट नीडेड, द वर्कर कैन बी आस्क्ड टू लीव। वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू दियर स्किल। मतलब इसका ये होगा कि अगर जैसे ही काम कम होगा तो वर्कर्स को हटा दिया जाएगा, उनको उनके काम से अलग कर दिया जाएगा, और जो वेजेज होंगी, जो उनके रुपए होंगे, वो उनकी स्किल पर डिपेंड होंगे। जितना ज़्यादा वो काम करेंगे उतनी ज़्यादा उनको वेजेस दी जाएगी। द हाइएस्ट पेड अमाउंट ऑफ वर्कर आर द टेलर वो गेट अबाउट ₹3000 पर मंथ। सबसे ज़्यादा वहाँ पर टेलर जो होते हैं, जो कपड़े सिलते हैं, उनकी अमाउंट है, और उनको 3000 रुपये पर महीने मिलती है। ये सबसे ज़्यादा है, बाकी इससे कम है सब। वुमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर फॉर थ्रेड कटिंग, बॉटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग। जो वुमेन है वो एज ए हेल्पर वहाँ पर काम करती है, जैसे धागे काटना, या जो बॉटनिंग है वो करना, आयरनिंग करना, प्रेस करना, पैकेजिंग करना, जो सामान बना है उसको उसको पैक करना। तो ये सब काम के लिए वहाँ पर वुमेन को एज ए एम्प्लॉय काम पर रखा जाता है। दीज जॉब हैव द लोएस्ट वेजेस, और इन सब के लिए उन्हें बहुत कम रुपए दिए जाते हैं, काम उनसे बहुत ज़्यादा कराए जाते हैं और रुपए उनको बहुत कम दिए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएसए, अमेरिका में शर्ट जो होती है वो कैसी होती है, कितने रुपए की होती है। ए नंबर ऑफ शर्ट आर ऑन डिस्प्ले एट ए लार्ज क्लॉथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट एंड आर प्राइस्ड एट $26। ये जो आपको साइन यहाँ पर शो कर रखा है ना, एस, और उसको बीच में से कट कर दिया, ये साइन किसका है, डॉलर का है। ओके, तो याद रखना ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉलर को। $26, दैट इज ईच शर्ट सेल $26 आर अराउंड $1800। $26 में यहाँ पर कितने रुपए दे रखे हैं, मतलब अमेरिका में वहाँ पर $26 दिए जाते हैं, और इंडिया में उसके लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे हमें, 1800 रुपये देने पड़ेंगे उस शर्ट के लिए, जो $26 में आती है। जो $26 में शर्ट आती है वो 1800 रुपये में आती है। उसके बाद हमारे पास मेन टॉपिक आता है, वो आर द गेनर इन द मार्केट। मार्केट में सबसे ज़्यादा गेनर मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होता है। तो जो सबसे ज़्यादा मार्केट होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है मार्केट में, तो वो कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता, क्योंकि मार्केट जो होती है वो एक चेन के अकॉर्डिंग वर्क करती है। चेन मतलब सबसे पहले आएंगे प्रोड्यूसर जो उस सामान को बना रहे हैं, उसके बाद आएंगे ट्रेडर्स
फिर उसके बाद आएंगे होलसेलर्स, फिर उसके बाद आएंगे रिटेलर्स, और फिर उसके बाद कौन आता है, कस्टमर। तो ऐसे करके ये पूरी चेन हमारे पास चलती है, ये पूरी चेन हमारे पास चलेगी। सबसे पहले प्रोड्यूसर सामान को बनाएगा, फिर वो किसको बेचेगा, ट्रेडर्स को बेचेगा, ट्रेडर्स किसको बेचेंगे, होलसेलर को बेचेंगे, होलसेलर फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको किसको बेचेंगे, रिटेलर्स को बेचेंगे, और रिटेलर्स उसको किसको देगा, कस्टमर को देगा। तो ऐसे करके ये पूरी चेन हमारे पास चलती है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर एक पर्सन नहीं है जिसको बेनिफिट मिलेगा। अब देखो प्रोड्यूसर जो होगा वो भी अपना प्रॉफिट ऐड करके ट्रेडर को बेचेगा, ट्रेडर भी अपना प्रॉफिट ऐड करके होलसेलर को बेचेगा, और होलसेलर अपना प्रॉफिट ऐड करके रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर अपना प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को बेचेगा। तो ऐसे करके हर एक स्टेप पर, चेन के हर एक स्टेप पर सबको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, सब यहाँ पर गेनर है। ओके, तो मार्केट में जितने भी पर्सन मार्केट से कनेक्टेड होती है सबको कोई ना कोई प्रॉफिट जरूर होता है। कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा नहीं होता जिसको पूरा का पूरा प्रॉफिट होता है और बाकी किसी को नहीं होता। हर एक स्टेप पर हर एक पर्सन को प्रॉफिट होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है मार्केट एंड इक्वेलिटी के बारे में, कि मार्केट और इक्वेलिटी कैसे बनाई जाए। तो मार्केट और इक्वेलिटी में आपको मेन बात ये बतानी है कि आपने देखा होगा अलग अलग मार्केट्स होती है। इससे पहले चैप्टर में हमने अलग अलग टाइप्स के मार्केट के बारे में देखा, और साथ में ये भी देखा था कि वहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस होते हैं, और कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं जो कुछ लोग नहीं खरीद पाते हैं। ओके, जैसे हम मॉल्स की बात करते हैं तो मॉल्स में जो प्रोडक्ट होती है पुअर पर्सन जो होते हैं वो उनको नहीं खरीद पाते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पर बात ये बताई गई है कि मार्केट में इक्वेलिटी कैसे लेके आई जाए, ताकि सभी एक ऐसा प्राइस फिक्स कर दिया जाए ताकि सभी लोग, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो, वो पर्सन उस सामान को खरीद सकें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, मार्केट में इक्वेलिटी बन सकती है? मतलब मार्केट में अलग अलग टाइप्स की जो मार्केट होती है, चाहे वो रिटेल हो, होलसेल हो, वीकली हो, नेबरहुड हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, मॉल्स हो, तो वो कोई भी टाइप्स ऑफ मार्केट हो, क्या उनमें ऐसा पॉसिबल है कि सभी पर सामान एक जैसा, एक प्राइस पर मिले, एक रेट पर मिले ताकि सभी लोग उनको खरीद सकें? तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग मार्केट के अपने अकॉर्डिंग उनके खुद के एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो अगर उनके खुद के एक्सपेंसेस है तो वो अपने अकॉर्डिंग रेट भी डिसाइड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो जो मार्केट बताई जाती है, जो भी मार्केट अब एक पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस मार्केट को ज़्यादा प्रेफर करता है। वो सब उसकी इनकम, उसकी सोसाइटी, उसका बैकग्राउंड, ये सब उसको इफ़ेक्ट करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी मार्केट को चूज़ करेगा कि उसे अपना सामान किस मार्केट से खरीदना है। अब देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पर शर्ट ही दे रखा है, तो शर्ट में क्या था कि शर्ट जो थी, अब ऐसा तो है नहीं कि शर्ट बस एक ही मार्केट में मिलती है, कि हमें बस ओनली मॉल्स में ही शर्ट मिलेगी, बाकी किसी भी जगह शर्ट नहीं मिलेगी। तो इससे तो क्या होगा कि जो पर्सन है, जो पुअर पर्सन है, वो तो कभी शर्ट खरीद ही नहीं पाएंगे। तो इक्वलिटी का मतलब ये बताया गया है यहाँ पर कि रेट इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम अवेलेबल हो सकते हैं ना। तो जैसे एक शर्ट अगर मॉल में अवेलेबल हो सकती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल हो सकती है, तो वही शर्ट हमें वीकली मार्केट में, रिटेल मार्केट में, होलसेल मार्केट में भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये बात हमें बताई गई है इक्वेलिटी, मार्केट एंड इक्वेलिटी में। मतलब मार्केट में हमें वो सब सामान मिलना चाहिए जो जिसकी हमें ज़रूरत है, और उसको हम अपने अकॉर्डिंग प्राइस जो हमारा है, जो रेट है, वो हम उसको ईजिली खरीद भी सके, तो ऐसा प्राइस भी वहाँ पर सेट करना है। ओके, तो ये हमारा किस में आता है, मार्केट एंड इक्वेलिटी में। मतलब मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट लेके आना जो ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब जिनमें ज़्यादा प्रॉफिट ऐड ना हो, जिनको पुअर पर्सन जो होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो भी उनको आराम से खरीद सकें। ओके, चाहे उनकी क्वालिटी को थोड़ा सा डाउन कर दे, लेकिन उनकी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा किया जा सके। तो मार्केट में हर वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये था हमारा पार्ट ए शर्ट इन द मार्केट के बारे में, कि कैसे एक शर्ट जो होती है, या शर्ट के अलावा भी अगर हम कोई और प्रोडक्ट भी लेके चले तो कैसे हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, कैसे वो बनता है, तो उसमें क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं उसके बारे में।
तो ये था हमारा चैप्टर जो आज जिसकी बुक रीडिंग कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन आती है, जिनमें से मोस्टली क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर को आपको दोबारा से अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ओके, और साथ अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स है, वीडियो के बारे में कोई व्यूज़ है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हो। और साथ में आप अपने नाम लिखकर और उसके बाद बता सकते हो कि आपको ये जो वीडियोस है कैसी लगी और क्या उसमें प्रॉब्लम है। ओके, तो आई होप आपको जो पार्ट हमने इसमें कवर किया है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप मेरे साथ शेयर जरूर करोगे। थैंक यू।